nuclear sites by Israel? The answer is no. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. Sir, can I ask you? ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो बता रहे थे कि उनका देश ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का समर्थन नहीं करेगा। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था। इजराइल ने बदला लेने की धमकी दी है, लेकिन कब, कहां और कैसे, इस पर विचार चल रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। इनमें तेल और गैस की खदान, न्यूक्लियर साइट्स, एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। इसके अलावा ईरान के किसी बड़े अधिकारी की हत्या का विकल्प भी खुला है, मगर उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि मामला रीजनल वॉर में तब्दील ना हो। कम से कम अमेरिका तो यही चाहता है। तो आज हम जानेंगे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की कहानी, इजराइल के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं और अमेरिका न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के खिलाफ क्यों है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात इजराइल ईरान विवाद की। Brought to you by ITEL and Sensodyne K. इन दोनों देशों की दुश्मनी का इतिहास हम दुनियादारी में पहले भी विस्तार से बता चुके हैं। यदि आपकी दिलचस्पी हो तो आज के शो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हालिया विवाद पर बात करते हैं, लेकिन ब्रीफ में। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस का टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। कुछ अहम तारीखों पर गौर करिए। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। 1100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, 250 से ज़्यादा को बंधक बना लिया। ईरान ने इस हमले के लिए हमास को बधाई दी थी। हमास का बेस गाज़ा पट्टी में है, वहाँ 2006 से सरकार चला रहा है। गाज़ा पट्टी फिलिस्तीन के 2 हिस्सों में से एक है। ये इजराइल के दक्षिणी छोर पर बसा है। दूसरा हिस्सा है वेस्ट बैंक, जो कि इजराइल के पूर्व में पड़ता है। हमास ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। इसमें लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल है, जिसके खिलाफ इजराइल ने 30 सितंबर को नई जंग शुरू की। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इजराइल और उसके सहयोगी देशों को अपना दुश्मन मानता है। अक्टूबर 2023 के बाद से उसके हमलों में बढ़ोतरी हुई है। इन गुटों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग ईरान देता है। इसी को आधार बनाकर इजराइल ने कई देशों में ईरानी हितों को टारगेट किया। सबसे बड़ा मोड़ 1 अप्रैल 2024 को आया, जब सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला हुआ। आरोप इजराइल पर लगा। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 2 लोग इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC के सीनियर कमांडर थे। इनमें से एक थे सीरिया और लेबनान में कुद्स फोर्स के कमांडर रहे ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा अली जाहिदी। ये कासिम सुलेमानी के बाद किसी ईरानी जनरल की हत्या का सबसे बड़ा मामला था। सुलेमानी को जनवरी 2020 में अमेरिका ने ड्रोन हमले में मारा था। उस वक्त वो कुद्स फोर्स के मुखिया के तौर पर काम कर रहे थे। उनको सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जा रहा था। बहरहाल, वाणिज्य दूतावास पर हमले को ईरान ने अपनी संप्रभुता का, सोवरेनिटी का उल्लंघन माना। बदला लेने की चेतावनी दी। 13 अप्रैल की रात उसने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला भी किया। अधिकतर मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया। उसकी मदद इस काम में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने की। इस हमले में इजराइल में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। इसके अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं। कहा गया कि ईरान मैसेजिंग की कोशिश कर रहा है। मैसेज ये कि हम इजराइल तक पहुंचने में सक्षम हैं। वैसे ये ईरान का इजराइल पर पहला सीधा हमला नहीं था। उससे पहले वो प्रॉक्सी गुटों के जरिए अटैक करता आया था। 19 अप्रैल को ईरान के इस्फहान में फिर एक हमला हुआ। इसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया। फिर से इजराइल का नाम आया, पर उसने कभी ये स्वीकार नहीं किया। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के समझाने के बाद इजराइल सिंबॉलिक अटैक पर माना था। इसके बाद 19 मई को ईरान में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 लोग मारे गए। रईसी अगला सुप्रीम लीडर बनने की रेस में थे। इस हादसे को लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरीज चली। एक थ्योरी ये कि हादसे में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। इसके पीछे कुछ गंभीर तर्क भी दिए गए। मसलन हादसे के रोज रईसी अजरबैजान से लौट रहे थे। अजरबैजान ईरान की पश्चिमोत्तर सीमा से लगा है।
लेकिन दोनों में पुरानी दुश्मनी है। इसके बरक्स इजराइल से उसके अच्छे संबंध हैं। इजराइल अजरबैजान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है, जबकि अजरबैजान इजराइल से हथियार खरीदता है। इजराइल ने कई दफ़ा अजरबैजान की ज़मीन का इस्तेमाल ईरान में खुफिया ऑपरेशंस चलाने में भी किया है। रईसी के मरने के 1 महीने बाद ईरान में एक और बड़ा कांड हुआ। 30-31 जुलाई की दरमियानी रात ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हानिया हमास का पॉलिटिकल लीडर था। वो कई बरसों से कतर की राजधानी दोहा में रह रहा था। जुलाई में मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए वो तेहरान पहुंचा था। पेजेश्कियान रईसी की मौत के बाद हुए चुनाव में जीतकर ईरान के राष्ट्रपति बने थे। उनके शपथ ग्रहण में भारत से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे। बहरहाल ईरान ने हानिया की इस हत्या में इजराइल का नाम लिया। इजराइल ने फिर से चुप्पी साधी, न स्वीकार न इनकार। हालांकि हानिया की हत्या को लेकर 2 थ्योरीज चली। पहली, उसके कमरे में 2 महीने पहले बम लगाया गया था। 30-31 जुलाई की दरमियानी रात रिमोट कंट्रोल से उस बम में विस्फोट किया गया। दूसरी थ्योरी, पार्ट में शॉर्ट रेंज की मिसाइल ईरान में लाई गई, फिर उस रात उसके कमरे पर हमला किया गया। IRGC ने आधिकारिक बयान में दूसरी थ्योरी स्वीकारी, यानी मिसाइल से हमले वाली। हालांकि इन दोनों में ही मोसाद का नाम कांस्टेंट था, यानी वो मान रहे थे कि मोसाद इसमें शामिल है और इसीलिए ईरान बदला लेने पर अड़ा रहा। उसी दौरान गाजा जंग में संघर्ष विराम को लेकर बातचीत भी चल रही थी। ईरान ने कहा अगर इजराइल समझौते के लिए राजी हो जाता है तो हम हमला नहीं करेंगे। हालांकि ना तो उसकी बात मानी गई न जंग रुकी। फिर आई 27 सितंबर की दोपहर, जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बमबारी की, जिसमें हिजबुल्लाह का सरगना हसन नसरल्लाह मारा गया। नसरल्लाह के साथ IRGC के सीनियर कमांडर अब्बास नील फरशा भी मारे गए। चूंकि हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है, मिडिल ईस्ट में ईरान को वर्चस्व दिलाने में हिजबुल्लाह की अहम भूमिका रही है। सीरिया का सिविल वॉर हो या फिलिस्तीन विवाद या इराक में चल रहा सत्ता संघर्ष, हिजबुल्लाह ने ईरान के कहने पर अपने लड़ाके भेजे। ये संबंध नसरल्लाह के दौर में बना था, इसलिए ईरान पर उसकी हत्या का बदला लेने का दबाव था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक वजह राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी थे। 24 सितंबर को पेजेश्कियान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA को संबोधित किया और वहां पे कहा हम न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उसकी शर्तों का सही से पालन हो। इस भाषण के बाद पेजेश्कियान की खूब आलोचना हुई। ईरान में उनको गद्दार तक कहा गया। पावर सर्कल में उनको दुत्कारा गया। कहा गया कि वो ईरान को कमज़ोर साबित कर रहे हैं। इससे फिर नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल पर मिसाइल हमले का प्लान बना। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की उसी रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियान ने इसका भी विरोध किया, लेकिन ईरान में सुप्रीम लीडर के पास होती है। उन्होंने अटैक पर हामी भर दी। फिर पेजेश्कियान को भी झुकना पड़ा। आखिरकार 1 अक्टूबर की रात ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। ज़्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने भी मदद की। ये ईरान का इजराइल पर दूसरा डायरेक्ट अटैक था। इसमें भी इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इजराइल ने कहा है हर एक मिसाइल का मकसद आम लोगों की जान लेना था। ईरान ने बड़ी गलती की है, उसको करारा जवाब मिलेगा। अब ये जानते हैं इजराइल ने इस जवाब के लिए अब तक क्या प्लानिंग की है। जिस समय ईरान का मिसाइल हमला हुआ उस वक्त जेरूसलम के एक बंकर में इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इसी दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई का मन बनाया। कई घंटों की बहस के बाद भी पर उनकी कैबिनेट किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक कोई फैसला इसलिए नहीं लिया जा सका क्योंकि वे पहले बाइडेन प्रशासन के साथ सलाह मशवरा करना चाहते थे। जानकारों का कहना है कि इजराइल को रिटेलिएशन में अमेरिका की मदद चाहिए, इसलिए वो अकेले आगे बढ़ने से बच रहा है। इसके बाद 2 अक्टूबर को नेतन्याहू इजरायली सेना के हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां उन्होंने आर्मी और खुफिया एजेंसियों के चीफ के साथ मीटिंग की। इस दौरान भी जवाबी कार्रवाई पर बात हुई, लेकिन फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के फ़ोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जब तक दोनों में सहमति नहीं बनती तब तक इजराइल कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अभी तक दोनों के बीच कॉल की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले ही बाइडेन ने न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक से इनकार कर दिया, यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि बात वहां तक ना पहुंचे। इसकी वजह अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी है। चुनाव में लगभग 1 महीने का वक्त है। उससे पहले बाइडेन किसी बड़ी जंग से बचना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक की बात आई कहां से। दरअसल इजराइल में ईरान से बदला लेने की मांग तेज हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता न्यूक्लियर साइट वाला ऑप्शन अपनाने के लिए कह रहे हैं। इन नेताओं में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी शामिल हैं।
ईरान के पास कितने न्यूक्लियर बम हैं, एक क्वेरी यहाँ पर यह भी आती है। अभी तक तो एक भी परमाणु बम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 2000 के दशक में न्यूक्लियर बम हासिल करने की सीक्रेट कोशिश शुरू की थी। इसी दौरान हाशिम रफसंजानी और 2005 में महमूद अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन दोनों राष्ट्रपतियों का जिक्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दोनों ही नेता इजराइल को खुलेआम जड़ से मिटाने की धमकी दिया करते थे। रफसंजानी ने तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने की बात भी कही थी 2000 के दशक में। इजराइल का कहना है कि जिस दिन ईरान ने ये परमाणु बम बना लिए जिनकी वो धमकी दे रहा है, उस दिन हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और इसी को आधार बनाकर वो ईरान के वैज्ञानिकों और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने में लगे रहे, जबकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन सब के बीच 2010 का दशक शुरू हुआ। अमेरिका को लगा कि सिर्फ प्रतिबंध लगाने से ईरान को नहीं रोका जा सकता। 2015 में उसने फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन और जर्मनी के साथ मिलकर ईरान से डील की। कहा, आप परमाणु बम बनाने का विचार छोड़ो, हम प्रतिबंध हटा देंगे। इस डील को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा जाता है। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में भी हम आपको पहले दुनियादारी में बता चुके हैं। दिलचस्पी हो तो आज के शो के डिस्क्रिप्शन में उस शो का लिंक आपको मिल जाएगा। खैर, ये सब चलता रहा। 3 बरस तक डील चली। फिर 2018 में हुई गड़बड़। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया। बोले ईरान चुपके चुपके न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है। ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगा दिए। ट्रंप के इस कदम के बाद जनवरी 2020 में ईरान ने कहा, अब हम कोई लिमिट नहीं मानेंगे, यानी न्यूक्लियर बम बनाने का विकल्प खुल गया। अब ये बम बनता कैसे, इसका एक संक्षेप में प्रोसेस समझते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम अयस्क को एनरिच करना पड़ता है, उसको रिफाइन किया जाता है सेंट्रीफ्यूज की मदद से। रिफाइनिंग के कुछ लेवल होते हैं। 3 से 5% तक रिफाइंड यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है ईंधन बनाने के लिए। 20% या उससे ज़्यादा रिफाइंड यूरेनियम का इस्तेमाल रिसर्च रिएक्टर्स में किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% या उससे ज़्यादा रिफाइन करना पड़ता है। JCPOA से पहले, यानी उस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट से पहले, ईरान में 2 यूरेनियम एनरिच प्लांट हुआ करते थे, नतांज और फोर्दो में। उनके पास लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज भी थे। ईरान ने वादा किया था कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट के इस प्रोसेस को घटाएंगे। जब एग्रीमेंट किया था तब यह भी कहा कि इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण करने दिया जाएगा। डील से पहले ईरान 2 से 3 महीने के अंदर एक परमाणु बम बना सकता था। इस समयांतर को ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना था ईरान के पास 8 से 10 परमाणु बम बनाने का सामान तैयार है। इस डील के बाद ब्रेकआउट टाइम को भी बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया। लेकिन हमने अभी आपको बताया, डील ट्रंप के आने के बाद 2018 में टूट गई और ईरान फिर नो लिमिट पर चला गया। ईरान वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में ईरान 2.5 महीने के अंदर 1 और 12 महीने के अंदर 5 परमाणु बम बना सकता है। अब सवाल ये कि ये बम बनेंगे जिन न्यूक्लियर साइट्स पर, वो ईरान में कहाँ हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुख्यालय परचिन में है। ये राजधानी तेहरान से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहीं पर परमाणु बम को लेकर काम चलता है। इसके अलावा तेहरान, बोनाब और रमसार में ईरान के रिसर्च रिएक्टर हैं, जबकि बुशेहर, नतांज, इस्फहान और फोर्दो में भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अब सवाल उठता है कि बम के अलावा और क्या विकल्प हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सेंटर्स को भी इजराइल तबाह कर सकता है। इसके अलावा ईरान के बड़े नेताओं और अधिकारियों की हत्या की जा सकती है। इजराइल ने ये पहले भी किया है। अभी कौन इजराइल के निशाने पर होगा? सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। वो नसरुल्लाह की मौत के बाद सेफ लोकेशन पर चले गए हैं। अगला बड़ा नाम आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी का हो सकता है। इसके अलावा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी का नाम भी आता है। इन तीनों के अलावा कुद्स फोर्स के मुखिया इस्माइल कानी पर भी इजराइल की नज़र है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा? ईरान ने मिसाइल हमले के बाद कहा था, हमने इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला लिया, स्कोर सेटल हुआ, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर इजराइल ने आगे कोई हरकत की तो हम ज़्यादा ताकत से जवाब देंगे। इसके अलावा ईरान होर्मुज़ की खाड़ी में माइंस बिछा सकता है। उस रूट से लगभग 30% कच्चे तेल का व्यापार होता है। अगर ईरान ने वहाँ कुछ किया तो ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो सकता है और इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि तेल की कमी हो जाएगी। ये सब तो बातें हैं जो हमने आपको बताई। अब विद्वानों के पास चलते हैं। इजराइल जवाब देगा, ये तय है किस हद तक जा सकता है। उसके पास अमेरिका का बैकअप है, लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का क्या होगा, संशय क्यों है? रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI में एसोसिएट फेलो 12 शिबान से हम समझते हैं ईरान के मिसाइल हमले के बाद मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स कैसे बदली।
we are coming closer, if you'd like to say, to a full-scale regional war, mainly between Israel and Iran. Let's not forget that Israel had repeatedly considered this whole fight. It's basically fighting Iran proxies. And on multiple occasions, Israeli officials have been saying that they need to end this once and for all. That's why, if anyone had asked me maybe 2 weeks ago, I would have said Iran and Israel does not want direct confrontation. Right now, the situation looks very different. Israel seems that it is ready and it wants to escalate its military confrontation with Iran. And I'm not sure what kind of options Iran has in its hands. It's losing the ability just to move forward via proxies. Now we're coming into a new territory where basically the main instigator needs now to get involved themselves. मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी कैसी रही है, क्या वो तनाव शांत करा सकता है? तहरीर इंस्टीट्यूट फॉर मिडिल ईस्ट पॉलिसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मय अल शादानी से सुनिए. When we think about the U.S. role, it's a role that has involved public statements that have not sufficiently or at times ever centered the value of civilian life. It's a matter of continued arms transfers to Israel without any conditions. It's a matter of giving a green light to a escalatory policy by Israel that keeps moving the goalposts. It deprives the U.S. of the ability to be an honest broker, to constantly move the red lines, to not be willing to call out behavior and abuses that violate even what we say we hold true, what values are important to us as Americans. And so it positions us in this place where we're viewed as biased and thus unable to equally bring people together to the negotiating table. मिडिल ईस्ट के बवाल से जुड़े कुछ ताज़ा अपडेट भी जान लेते हैं. अब पहला गाज़ा से है. 3 अक्टूबर को इजराइल ने हमास के नेता राही मुस्तफ़ा की मौत की पुष्टि कर दी. मुस्तफ़ा गाज़ा पट्टी में हमास का प्रधानमंत्री था. इजरायली सेना ने दावा किया कि वो कुछ महीने पहले हवाई हमले में मारा गया था. पुष्टि आज हुई है. दूसरा अपडेट लेबनान से है. 2 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के साथ मुठभेड़ में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हुई. ये अक्टूबर 2023 के बाद लेबनान में इजराइल को लगा सबसे बड़ा झटका है. इन सब मामलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी. लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए ललन टॉप के साथ. आज की दुनियादारी में इतना ही. शुक्रिया. शुभ रात्रि.